स्वागत है आपका सतीश जी नई परख के मंच पर एक बार फिर। मानसून सत्र का मकसद तो ये था कि सरकार इसमें परिसीमन वाला विधेयक लाएगी। कम से कम हम लोग यही समझ रहे थे कि सरकार का दांव यही है, लेकिन परिसीमन वाला आंकड़ा सरकार फिट नहीं कर पाई। डीएमके ने भी, मुझे ऐसा लगता है कि ऐन मौके पर दगा दे दिया, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी घुमा फिरा के ये कह ही दिया कि हम अपने वायदे को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हालात अब बदल गए। हालात बदले अयोध्या की घटना से, हालात बदले जंतर मंतर की घटना से। अब विपक्ष ने जो आरोप लगाए अमित शाह के ऊपर, अमित शाह उनका जवाब देने भी नहीं आए, और आखिरी दिन से एक दिन पहले केवल ये दिखाने के लिए कि वो भागे नहीं थे, उन्होंने वो पूरा बयान देने का प्रपंच रचा कि हम तैयार हैं, लेकिन वो जिस तरह से जो पतली गली चाहते थे, वो पतली गली विपक्ष ने उन्हें मुहैया नहीं कराई। उसके बाद राहुल गांधी, कांग्रेस का ही एक मंच है रचनात्मक कांग्रेस, उसके अंदर भाषण देते हुए देखे गए, और उन्होंने जो भाषण दिया राहुल गांधी ने, वो चौंका देने वाला भाषण। उन्होंने कहा कि जब तक नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं देते, जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देते, हम इन लोगों को सोने नहीं देंगे। हम इन लोगों को बिना हिंसा किए हुए जगाए रखेंगे। यानी हम इस तरह की राजनीति करेंगे, इस तरह के दांव खेलेंगे, इस तरीके से अपनी गोटें चलाएंगे कि बीजेपी वाले परेशान हो जाएंगे, और ये परेशानी के मारे सो भी नहीं पाएंगे। राहुल गांधी का ये दावा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो पूरा एक हालात बना है, इस हालात को किस तरीके से देखते हैं आप? जी, 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये कि आपका धन्यवाद। दूसरी बात ये कि भाई संसद में अंततः मुँह दिखाई के लिए तो प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी आए ही, वंदे मातरम गाने के लिए। मैं ऐसा समझता हूँ कि आए तो ये गाने के लिए, लेकिन एक एक स्वीकारोक्ति या फिर ये कहे कि एक माफीनामा के रूप में आए। अवतरित हुए, उनको आना पड़ा। तो बोले नहीं, खेद व्यक्त नहीं किया, ये बात अलग है। लेकिन जब आए तो एक प्रकार से वो खेद व्यक्त करते हुए ही अपने आप को वहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसा मैं समझता हूँ। और ये पहला मौका है जब 12 साल में ये सत्र पूरी तरह से विपक्ष के नाम रहा, खास तौर से राहुल गांधी के नाम रहा, और पिछला सत्र भी रहा था उनके नाम से। लेकिन ये तो एकदम पूरी तरह से विपक्ष के नाम रहा कि संसद में देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आए ही नहीं, आए तो बस वंदे मातरम गाने के लिए आए और कुछ बोले भी नहीं। दूसरी बात। तीसरी बात, मैं ऐसा मानता हूं, और हो सकता है कि अतिशयोक्ति हो, लेकिन जो देश के हालात में राहुल गांधी को ये मैं बड़ा जिम्मेवारी से बोल रहा हूं कि देश में जो हालात बने हैं, वो बाय डिफॉल्ट या बाय जो भी कहें, उसने राहुल गांधी को सर्वमान्य नेता बना दिया। सर्वमान्य नेता मैं कह रहा हूं, ये शब्द मेरे थोड़ा सा भारी है, लेकिन यही है सच। ये है कि भाई वो टी-शर्ट पहनते हैं लाल हरा सब, युवाओं का भी मुद्दा उठाते हैं, महिलाओं का भी मुद्दा उठाते हैं, जातियों का भी मुद्दा उठाते हैं, और व्यापारियों का भी मुद्दा उठाते हैं, और सरकार के क्रोनी कैपिटलिज्म पर धावा भी बोलते हैं। वोट चोरी का भी मुद्दा उठाते हैं, और जबरदस्त ढंग से बिना डर के उठा रहे हैं, और कोई इनके ऊपर कोई बंदिश नहीं लगा पा रहा है, और बेलाग जो उनको करना है वो करते जा रहे हैं, और अपनी पार्टी को भी सिंचित कर रहे हैं। और उनकी पार्टी थोड़ी लेथार्जिक होती है, लेकिन वो उसको उठा के लेके चल रहे हैं। यहाँ तक कि अब तो आज के भाषण का 2 और बिंदु था, उसमें वो कह रहे हैं कि अब तो प्रधानमंत्री के कार्यालय से भी मुझे सूचना मिल रही है। बताइए इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, ब्लफ मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या सही में मिल रहा है? अगर सही में मिल रहा है तो ये बहुत बहुत ही गंभीर विषय है। पहले उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन से सूचनाएं, तो ये एकदम
आक्रामक है और तमाम कोशिशों के बावजूद जो भी उन पप्पू प्रोजेक्ट चला 10-12 साल, वो सब धाराशायी हो गई और आज के डेट में राहुल गांधी मेरे ख्याल से, मेरे असेसमेंट में आप रोड पर भी चलते हुए बात कीजिए, तो वो कहेंगे कि यही ठीक बोलता है, यही ठीक था। अब इस तरह की बात मैं सड़क पे देख रहा हूँ, अभय जी, तो ये है स्थिति। अब एक तीसरी बात पे आ जाइए। भाई खेद व्यक्त करने के लिए, माफी करने के लिए, स्पष्टीकरण, सफाई देने के लिए क्या जरूरत था संसद का पटल? संसद में आना तो जरूरी था ही नहीं ना, है कि नहीं? वो तो इंस्टाग्राम पे खेद व्यक्त हो जाता, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने या फिर अमित शाह जी ने भी ये नहीं किया। ये क्यों नहीं किया, ये मेरे लिए ज्यादा बड़ा सवाल। कुछ नहीं लगता है माफी खेद व्यक्त करने में, नेताओं का खेद व्यक्त करने में कोई ऐसा बड़ी बात नहीं। थोड़ा घुमा फिरा के बोल देने में माफी हो खेद खेद व्यक्त कर दिया जा सकता है, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो संसद में तो विपक्ष तो स्कोर करेगा ही कि भाई आप आए नहीं, आप बैनर लगेगा, सब कुछ होगा। ये वजह क्यों नहीं इन लोगों ने किया, ये मेरे मन में ज्यादा सवाल खड़े। अब आप देखिए इसी में क्या हो रहा है कि पता नहीं कोई इनके यहाँ कोई इंटरनल कोई जासूस लग गया या इनके अंदर ही कुछ 2 नंबर के काम होने लगे। अब बताइए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हल्द्वानी गए, दलित नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और जो भाषण दिए उनके मंच को वो लोगों ने शुद्धिकरण कर दिया। एक प्रकार से तो नड्डा साहब ने राज्यसभा में माफी मांगा, मैं आपको कहूंगा ये बात। तो बार-बार आप मुद्दे देते जा रहे हैं और आपके यहाँ जो संवाद समन्वय है, जो उनकी वाक्पटुता थी, वो सब गायब हो गई है अचानक, एकाएक। और ये राहुल गांधी के हौसले को और बुलंद कर रहा है, वो है भी जरा हौसले वाले। तो वो तो कह रहे हैं कि ये लोग तो बंच ऑफ क्लाउन्स, बंच ऑफ जोकर्स। अब ऐसे हार्ड लैंग्वेज बोलना, ये कोई सामान्य मानवी तो नहीं बोल सकता। तो ऐसे आक्रामक स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि हो सकता है उनके मन में हो कि जीवन मतलब पिछले 10 साल से तो हमें देशद्रोही, पाकिस्तानी, पागल, बाल बुद्धि यही सब कहते आ रहे थे। अब ये वक्त है हमला करने का। और आपने जैसा कहा, मैंने तो वो सुना नहीं, इनको चैन से सोने नहीं देंगे जब तक इस्तीफा नहीं होता। तो ये मैं ऐसा समझता हूँ। जी। देखिए, राहुल गांधी ने एक और बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि भाई नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। तो मैं पहले समझ नहीं पाता था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। इसमें शायद कोई मसला है, इसके अंदर कोई रणनीति का मसला है। लेकिन एक बार जब इनके साथ कमरे में मैं 5 मिनट बैठा था, तो 5 मिनट में इनसे बातचीत करके मेरी समझ में आ गया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। ये तो दरअसल मीडिया आदमी तो मीडिया के सामने जा ही नहीं सकता। मतलब एक तरह से यहाँ वो प्रधानमंत्री की अयोग्यता को रेखांकित कर रहे हैं। वो रेखांकित कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री में ये योग्यता और क्षमता ही नहीं है कि वो स्वतंत्र रूप से पत्रकारों के सवालों के जवाब दे पाए। ये राहुल गांधी कहने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। एक आदमी जो कि 12 साल तक गुजरात का मुख्यमंत्री रहा, उसके बाद में अब 12.5 साल से देश का प्रधानमंत्री है। ये बात सही है कि वो पत्रकारों से बातचीत नहीं करते, और जहां-जहां उन्होंने पत्रकारों से स्वतंत्र रूप से बातचीत की है, वहां गड़बड़ी ही हुई है उनकी। जैसे कि करण थापर के साथ बातचीत की थी, उस बातचीत को उन्हें बीच में छोड़ के जाना पड़ा था। ऐसे कई हमारे मित्र हैं जिनको हवाई जहाज से उतार दी। एक मित्र हैं, इनको उन्होंने नरेंद्र मोदी ने, चूंकि वो सवाल पूछ रहे थे और असहज करने वाले सवाल पूछ रहे थे, इसलिए उनको हवाई जहाज से उतार दिया। हम लोग जानते हैं उनको, आप भी उनको अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये जो स्थितियां हैं, ये एक बात मेरे मन में एक खास तरह की बेचैनी पैदा करती है कि क्या हमारे देश का शासक, जो इस देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, किस तरीके से अपनी राजनीतिक जीवन को प्रबंधित कर रहा है। यहां तक कि विदेशों में भी
विदेशों में तो अगर मान लो भारतीय पत्रकारों से आपको चिढ़ है, तो आप विदेशों में ले सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, सवाल ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे अंग्रेज़ी बोलें या स्पेनिश बोलें या फ्रेंच बोलें, कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपनी भाषा में जवाब दे सकते हैं और वो लोगों को ट्रांसलेशन की वहाँ सब व्यवस्था होती है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर। लेकिन नरेंद्र मोदी वहाँ भी पत्रकारों के जवाब सवाल नहीं देते। जी। देखिए, ऐसा मैं नहीं मानता, ये मेरी राय है कि वो जवाब नहीं दे सकते। हुँ। लेकिन जो सरकार ने, मोदी जी ने जो रणनीति अपनाई वो कुछ दूसरा था। हुँ, उनकी सोच ये है कि जैसे भारत में ये जो शासन आ गया, हम राजा हो गए हुँ, और राजा को कोई जवाब नहीं देने का है, राजा को सिर्फ मतलब भाषण देना है, संदेश देना है, संवाद करना है, राष्ट्र के नाम संदेश करना है, ये राजा की भूमिका होनी चाहिए। हुँ, ऐसा नहीं था कि वो जवाब पहले नहीं देते थे। हुँ, जब वो दिल्ली में थे और गुजरात जाने से पहले, तब तो वो एक प्रकार से बहुत इच्छुक रहते थे चैनलों में आने में। हुँ, ये तो मैं इसका गवाह हूँ। हुँ, तो मैं नहीं कहूँगा कि वो जवाब देने, उन्होंने एक डेलिब्रेट एक वो इमेज बनाई कि ये आदमी सर्वशक्तिमान है, इसको कोई जवाब देने का जरूरत नहीं है, ये कोई उस ढंग से जवाब दे ही नहीं है इनका है, और यही जो सोचते हैं वही सब चीज, वही अंतिम है, वही देश के लिए अच्छा है। और इससे एक शासक की वो वाली छवि बनती है कि अरे भाई, 56 इंच के मोदी जी, है ना, मोदी मोदी मोदी, एक सब पे भारी, वो वाला इमेजरी के चक्कर में मुझे लगता है कि इन्होंने दूर किया। संयोगवश अभय जी, मुझे भी 2 बार तो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से सवाल पूछने का मौका मिला, और मैंने उनके 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस, अटल जी के का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये मैंने खुद अटेंड किया, है ना? दौरे भी किए दोनों के साथ, हुँ, विदेश में। तो वो एक सहजता थी। उस समय पत्रकार भी साथ जाते थे और ऐसा लगता था जैसे मतलब मान के चलते थे दोनों प्रधानमंत्री कि भाई कठिन सवाल होंगे, लेकिन है हुँ, तो ये भारतीय हमारे दोस्त हैं, एक ही जहाज में जाते थे। जब प्रधानमंत्री बाहर जाते थे, तो हुँ, पत्रकार भी जाते थे। उसके बाद से मोदी जी ने इस परंपरा को तोड़ दिया। हुँ, अब वो साथ कोई को नहीं ले जाते, है ना? तो वो मुझे लगता है कि एक डेलिबरेट पॉलिसी के तहत ये हुआ है। हुँ, और जब भी आते हैं तो आप देखिए, मन की बात अपनी ही रखते हैं। राष्ट्र के हुँ, नाम संदेश करेंगे तो एक तरफ़ा ही होता है, और हुँ, इंस्टाग्राम पे भी आ रहे हैं तो तो एक इंस्टेंट ही तरफ़ा आने लगे हुँ, हैं। और हुँ, संसद में भी क्या है कि उनकी जो भूमिका है, उसमें तो भाई अंतिम में ही वो बोलेंगे, तो वो सिर्फ़ बोलते हैं और ऐसा समझते हैं कि सब कुछ उन्हें मालूम है, और एक ज़बरदस्त एकदम सर्वशक्तिमान नेता को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, देश को सुनने की आवश्यकता है। हुँ। जी। तो ठीक है, वो अपने आप को इस तरीके से बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करते-करते अब वो क्षण आ गया है, जब नरेंद्र मोदी की ये कोशिश और उनके जो सिपहसालार हैं, प्रमुख सिपहसालार हैं अमित शाह, उनकी ये कोशिशें वो रंग नहीं ला पा रही हैं, जो रंग वो पहले लाती थी। मैं आपको बताऊँ अभय जी, जी। मेरा इसमें अलग व्याख्या है। हाँ, क्या बताइए। हुआ कि एक तो इनको वो शॉक लगा 2024 के चुनाव, हाँ। और उसके बाद आपने देखा कि चुनावी परिदृश्य में कई प्रकार के आरोप लगे। हुँ, अब क्या होता है मेरी समझ से कि थोड़ा-सा ये ज़मीनी वास्तविकताओं से हट गए, हुँ, या सोचे कि सब इनके कंट्रोल में है, सबको मैनेज कर लेंगे। लेकिन मैं भी मानता हूँ कि विपक्ष की पार्टियाँ या विपक्षी नेताओं के हो सकता है कि उनके हुँ, अलमीरे में कंकाल हो, हुँ, तो उनको तो आप शायद मैनेज कर लेंगे। हुँ, लेकिन जब जनता की वास्तविक स्थिति, जद्दोजहद, कमाई, रोजगार, ये सब आदि-आदि सब एकदम अंधकार में लगने लगे, तो हुँ, वो आदमी उस जनता को कौन कंट्रोल कर सकता है? कोई नहीं कर हुँ, सकता है। हुँ, और वही हुआ है जंतर मंतर से। जो एक सिलसिला शुरू हो गया है, वो सब अपनी-अपनी आवाज लेकर के अमेरिकन कंट्रोल में मीडिया में आके अवतरित हो गए। और एक जो मीडिया है वो इनके ज़रूर संचालन में
नेतृत्व में, कंट्रोल में चलता जरूर है, लेकिन उस मीडिया पर भरोसा सबको रहे तब ना। तो ये जो दूसरा वाला संवाद के माध्यम हुए, जैसे इसको कहा गया आंदोलन, इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम इनके सूझ में नहीं आया होगा। इसमें क्या हुआ कि जो इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी थी, जो आईटी सेल था, जो इनका दुष्प्रचार का भी सेक्शन था, आज वीडियो लगाया, शाम तक फैक्ट चेक हुआ, हटाया, ये वाला जो पूरा जो महकमा था, वो आउटडेटेड हो गया। क्योंकि लड़के बच्चे, उनकी कोई बाउंड्री नहीं है ना। आज तो उनकी जब कोई बाउंड्री नहीं है और उनको कोई डर भी नहीं है, तो वो अपना व्यक्त करते चले गए, और इसने जो है पूरे देश में इस चीज को फैला दिया। और फैला दिया तो लोगों के मन में ये बात चली गई, जो कि उनके मन में थी लेकिन वो उद्गार नहीं कर पाए। ये मैं समझता हूं जो एक गुणात्मक परिवर्तन आया है, वो ये आया है। और इसको कंट्रोल करना, जब तक आप रोजगार, करियर का एक सेफ्टी, कमाई के साधन, आदि 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 आदि, पढ़ाई लिखाई के खर्चे, परीक्षा लीक ना हो। परीक्षा का लीक तो मैं मानता हूं सिर्फ एक पड़ाव है। मैं तो शुरू से इस बात को कह रहा हूं, और मैं सबको चैलेंज भी करता हूं। फिर कर मैं आपको नहीं कर कि भाई नीट का फुल फॉर्म तो बता दो। ये है नीट का फुल फॉर्म क्या? ये तो नीट एक बहाना बना। इसके चलते जो है वो पूरा जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और वो जो करियर वाली जो स्थिति है, कमाई दमाई, वो निकल के उद्गार आया कि इसका संकट है। नीट भी एक परीक्षा है, लेकिन नीट की परीक्षा, रोजगार की परीक्षा, ये बहुत रोजगार की व्यवस्था लोग मांग रहे हैं, अपने करियर की सेफ्टी मांग रहे हैं। इस चीज को समझना पड़ेगा, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में। हमको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टियों को मैनेज करते करते वो इस वाले आवाम को वो नजरअंदाज कर गए, और उनको ये लगा कि वो सब हिंदुत्व के ब्रिगेड के हो चुके हैं और उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो जनता ने आके सड़क पे वोट दिया है, और एक ही वोट कभी दिया है, इस चीज को ध्यान रखा जाए। एक किस्त है वोट का, आगे क्या पता कैसा वोट देंगे। तो ये एक सबके लिए, सारी पार्टियों के लिए एक मतलब खतरे की घंटी है, मैं कहूं। है ना। आप देखिए झारखंड में भी जो हो रहा है, वो झारखंड में सीट की लुटाई हुई हो, 100% हुई है ना। और वहां तो और परीक्षा की बात थी, वहां तो नौकरी की परीक्षा वाली बात थी, वहां सीट की। यहाँ तो फिर परीक्षा की बात, एडमिशन वाला। तो ये सब जगह अगर स्थिति होगी, और जब रोजगार कम रहेंगे, वो भी उसमें इतना ज्यादा खर्चीला शिक्षा हो जाए, और नौकरियां भी अब पैसे जैसे लेके ही मिलते हैं, बहुत सारी चीज। अब सिपाहियों की भर्ती में कभी आ जाएगा आपको, फौज की भर्ती में भी आरोप लग जाते हैं। और इस ढंग से होगा तो आदमी के आगे जो अंधकार छा जाता है, और वो उसका सोल्यूशन मांग रहा है, तो उसको ना ज्यादा नेता में मतलब है उसको, और ना ज्यादा जो है राजनीति में उसको मतलब है, ना कौन सरकार सामने, इसमें नहीं है। वो व्यग्र है। ये वाली बात जो है इन सबको समझने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी ने बड़ी दक्षता दिखाई है, जब उन्होंने 2 बार झारखंड सरकार से अपने आप को अलग कर लिया, जबकि उनकी सरकार है। अंदर से चाहते हो नहीं चाहते हम नहीं जानते, लेकिन खुले तौर पर 2 बार उन्होंने बयान दिया कि मैं छात्रों पर कोई भी इस तरह के बल के प्रयोग का के साथ नहीं हूं, खिलाफ। अब ये वाली बात भाजपा वाले को सोचनी चाहिए था। किसी भाजपा वाले ने खेद व्यक्त किया क्या जंतर मंतर के लिए? किसी भाजपा वाले, किसी ने नहीं। थोड़ा बहुत खेद व्यक्त किया भी एक तरीके से तो मोहन भागवत ने किया। एक तरह से वो मरहम लेके पहुंचे, उनका उद्देश्य कुछ दूसरा था, मरहम लगाने वाला था, वो नसीहतें भी देने आए होंगे। लेकिन भाजपा के किसी बड़े नेता ने, या क्या हम छोटे नेता ने भी, हमको नहीं लगता है कि इसके लिए कुछ खेद व्यक्त किया। वहां तो तरह तरह की बातें लोग कहने लगे, और वो बोला भी ठीक नहीं है। ये वाला मैं समझता हूं कि
स्थितियां जो है उसको शायद जिस स्थिति को राहुल गांधी ने पहले भांपा था, लेकिन उनकी पार्टी या उनका संगठन इतना मजबूत नहीं था जो इन चीजों को सामने बहुत ढंग मजबूती से खड़ा करे। अब तो उनको मौका मिला है। अब तो असली राजनीति 15 अगस्त के बाद शुरू होगी कि कौन इस चीज को लेके कैसे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। अब आप एक बात बताइए ना मुझे कि जिस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, तो ये तो पूरा का पूरा क्रेडिट वो सीजेपी वालों को चला जाता। लेकिन ये तो प्रधानमंत्री के घर पहुंच गए राहुल गांधी। वहां से वो समझिए कि एक स्कूप था, है ना? अब यहाँ पे है, अब देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ कि सीजेपी वाले फिर जंतर मंतर जुटने वाले हैं। लेकिन जो एक लीडरशिप होनी चाहिए, हम समझते हैं कि इसमें राहुल गांधी बहुत अच्छे नंबर से पास हो गए। जी। नहीं, नहीं, आपके विश्लेषण से मैं सहमत हूं, और कोई भी व्यक्ति जो राजनीति की जरा भी समझ रखता है, वो ये मानेगा कि राहुल गांधी कम से कम इस राउंड में और काफी अरसे से जो जितनी भी चालें चल रहे हैं वो बिल्कुल सही सटीक चालें चल रहे हैं। तो एक कयास हम लोग लगा सकते हैं, वो ये है कि जो परिसीमन का विधेयक है, इसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए, और जिसके लिए उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को तोड़ा, जिसके लिए उन्होंने और दूसरी पार्टियों को तोड़ने की जुगाड़ लगाई, जिसके लिए डीएमके को फुसलाने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस को अपनी ओर खींचा और खुद अपने घर पे बुलाया प्रधानमंत्री ने, उनके विधायकों को, उनके एमपीओ को, सुप्रिया सुले को और उन सब लोगों को। क्या आपको लगता है कि उनकी ये योजना, परिसीमन वाली योजना, अब परवान नहीं चढ़ेगी? देखिए, जब एक और बात कह दूं, क्योंकि राम मंदिर वाली घटना, अयोध्या में जो घोटाला हुआ, राम मंदिर का घोटाला हुआ, उसकी घटना और फिर जंतर मंतर की घटना, इन 2 घटनाओं ने हवा तो बदल दी है ना, हवा बदल दी है। और जो लोग मान रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी निष्कंटक होकर 2/3 बहुमत की तरफ बढ़ रही है, वो लोग अब कुछ और सोचने लगे। जी। अभय जी, आपने बहुत लंबा सवाल पूछा है, तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि जो हालात होते हैं, हम लोग को लगता है कि हम ही लोग खाली देख पा रहे हैं। हमको लगता है सरकारों की एजेंसियां होती हैं, उन लोगों को ज्यादा पता होता है कि देश में हालात किस तरह के चल पड़े, और वो एक डर पैदा करने के लिए, आशंका पैदा करने के लिए काफी है, काफी है। ऐसा नहीं है, देखिए, शायद मैंने आपसे बात की थी, हमको याद नहीं पड़ रहा है, कि जब उस समय महिला रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन के शक्ल में, दोनों के शक्ल में एक दूसरे के पूरक मानकर एक जो बिल लाया गया था, वो हारे थे ये लोग। तो इनको नहीं पता, इनको जरूर पता था कि हम हार जाएंगे। लेकिन उस समय भी मैंने कई जगह कहा, आपके यहाँ कहा या नहीं याद नहीं है, कि ये लाएंगे फिर से। ये मैंने कहा था कि ये लाएंगे फिर से। तो हो सकता है कि जो आबो हवा उनको अभी ज्ञात हुआ हो देश का हालात, वो उनको पता लग गया है कि क्या हालात है। तो ऐसे में जोखिम मोल लेना कि कहां क्या बवंडर खड़ा हो जाए, तूफान खड़ा हो जाए, इसकी वो कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो दिल्ली में हुआ 20 तारीख को, इसकी कल्पना भी उनके कल्पना में नहीं थी, है ना? तब तक तो सब कंट्रोल था, सब नियंत्रण में था, सब कुछ हो सकता है स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा हो। लेकिन स्क्रिप्ट कब बिगड़ जाती है, ये सियासतदानों को पता नहीं लगता। अब बिगड़ी हुई हालात, बिगड़े हुए जो माहौल है, उसकी जानकारी, उससे अवगत होंगे वो, तो शायद ये जोखिम मोल नहीं लिए हो। दूसरी बात, हो सकता है उनको ये भी डर लग रहा हो कि अभी आए तो यहाँ है नहीं, खेद व्यक्त करने भी नहीं आए, न जवाब देने आए हैं, और वैसे में अगर वो डिलिमिटेशन लाए और बिना चर्चा वर्चा के किए, कहाँ बवंडर पैदा हो जाए, अगर वोटिंग की मान लेते हैं कि नौबत आ जाए, तो पता नहीं बीजेपी के भीतर से ही 10-20 सरक जाए, कोई ठिकाना है आज के माहौल में? इस बात पर मैं आना चाहता हूं, और अब अगले सवाल में आऊंगा कि 20-25 कहीं बीजेपी वाले सरक न जाएं, और ये सरक सकते हैं आज के माहौल में, ये मैं आपसे कह सकता हूं। वो इधर से उधर हो सकते हैं, है ना? वो बोलने के लिए सामने जो आ जाए,
लेकिन आप उनसे ऑफ कैमरा, हम तो 5-7 लोगों से बात कर चुके हैं, तो जो बात वो बोलते हैं, तो वो तो सरकार को ऐसा नहीं कि नहीं पता रहता है, सब कुछ पता रहता है। तो ये हमको लगता है कदम वापस क्रीज में खींच खींच लिए हैं। हो सकता है कि अगला सत्र जब तक उनको लगे कि भाई माहौल ठंडा-उंडा हो जाएगा, ये बच्चों का, जेन ज़ी का, युवाओं का ये जो आक्रोश थोड़ा थमेगा, उसके बाद एक प्रयास हो सकता है कि किया जाए, एक बात। दूसरी बात, मैंने आपके शो में कहा था, फिर दोहराना ज़रूरी है कि राम मंदिर में चोरी की खबर कैसे डकैती बन गई और किस तरह से वो चोरी-चोरी बाहर निकल गया, यहीं से हर कुछ की शुरुआत। उसके बाद ये जो सामंजस्य जो है वो कमी दिखाई पड़ी और क्रॉस पर्पसेस पे दिखाई, है ना? तो जब वो फॉल्ट लाइन जब दिखने लगा, ये खबर मैनेज नहीं हो पाई, जबकि हर कुछ यहाँ मैनेज हो जाता है। तो ये इसी में एक तथ्य छुपा हुआ है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? और राम मंदिर पर देखिए, नीट वाले पे, बच्चों वाले पे तो थोड़ा बहुत केंद्र सरकार के तरफ से बोला गया और कई लोगों ने बोला। प्रधानमंत्री ने भी इंस्टा पे आकर बोला। अंततः एक प्रकार से समझे तो अमित शाह भी आए, लेकिन राम मंदिर पर केंद्र सरकार के तरफ से किसी ने कोई बयान दिया हो तो आप मुझे बता दीजिए। तो हो सकता है कि उनको संसद में जाने में ये भी दिक्कत हो कि भाई अभी तक तो योगी जी जवाब देते रहे हैं, अभी तो केंद्र सरकार से जवाब लोग मांगने लगेंगे, वहां पर हल्ला करेंगे। वो चल भी रहा था, तो ये भी उनको लगता है, ये वो एक आशंका होगी कि उस पे ही बोलेंगे कि आप तक नहीं बोले हैं। इंस्टा पर प्रधानमंत्री जी आए, है ना? इंस्टा पर ही प्रधानमंत्री जी आके मंदिर के बारे में बोल देते, लेकिन उससे अपने आप को उन्होंने बहुत अलग रखा। जी। तो ये 2 वजह है और तीसरी बात इसी में अंतर्निहित है कि जब मैंने कहा कि आज के डेट में वो दे आर, मतलब अब अभी वो श्योर नहीं है, क्योंकि पता नहीं कौन-सी खेमेबाजी चल रही है बीजेपी में और कुछ लगता है कि लगता है, नहीं तो ये 2 उपचुनाव नहीं हारते भाई। ये तो चुनाव हारते ही नहीं है, ये 2 उपचुनाव कैसे हार सकते? ये बड़ा बड़ा सवाल है। कहीं न कहीं खेमेबाजी है और क्रॉस पर्पसेस पे चीजें चल रही हैं। अब हो सकता है कुछ लोग दूसरे का निपटने का या निपटाने का प्रबंध या उसका इंतजार कर रहे हो। ये संभव है कि अचानक हमने देखा कि इथेनॉल वाला मुद्दा उठ गया, है? पहले नहीं उठ रहा था, अचानक इथेनॉल वाला उठ गया। फिर उधर मध्य प्रदेश का उठ गया, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद वो हो गया और कुछ न कुछ हो ही रहा है। तो इसमें जो है मुझे कहीं न कहीं अंदर में कुछ, हम इसके लिए बहुत ही अच्छे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, संवाद और समन्वय, सहयोग की कमी दिखाई पड़ती है। एक जो चट्टानी तूफ़ानी बीजेपी थी, उसमें हमें इस बार दिखाई पड़ा है। बीजेपी की भीतरी एकता दरक गई है, ये आप कह रहे हैं। देखिए, एक लाइन में आप कह सकते हैं कि वहाँ कुछ दरारें नज़र आ रही। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सतीश जी। आपने बहुत उम्दा चर्चा की और उस जगह पे उँगली रखी जहाँ पर लोग अभी उँगली रखने से संकोच कर रहे हैं। लेकिन आपने साहस के साथ वो बात कही है और राजनीतिक परिस्थिति भी कई तरह से आपकी बात की तस्दीक करती है। बहुत-बहुत शुक्रिया। जल्दी हम लोग फिर मिलते हैं। जी, नमस्कार।